मित्रों, नमस्कार। आज के इस व्याख्यान में पुनः आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं प्रोफेसर अनुपम शर्मा, अध्यक्ष राजनीति विज्ञान एवं मानवाधिकार विभाग, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय जनजातीय केंद्रीय विश्वविद्यालय से संबद्ध हूँ। मित्रों, आज की हमारी चर्चा का विषय है संप्रेषण। संप्रेषण के अंतर्गत आज हम इसका अर्थ, विद्वानों के मत, संप्रेषण व्यवस्था, संप्रेषण प्रक्रिया तथा जो संप्रेषण के प्रमुख प्रकार हैं उनका विस्तृत रूप से अध्ययन करेंगे। संप्रेषण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा सूचनाओं का और इसी के साथ साथ जो विचार हैं, विचारों का और समझ का हस्तांतरण किया जाता है। जैसा कि थियो हेमन ने भी इसको स्पष्ट किया है कि संचार एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को सूचनाओं एवं समझ हस्तांतरित करने की प्रक्रिया है। अर्थात इसमें सूचनाओं के साथ साथ समझ भी हस्तांतरित की जाती है। तो इस तरह से संचार इन दोनों को समेटे हुए एक प्रक्रिया है। इसमें जो मिलेट ने इसको परिभाषित करते हुए कहा है कि ये साझा उद्देश्यों की एक साझा समझ है, जिसमें जो उद्देश्य होते हैं, साझा उद्देश्य होते हैं, उनको दोनों रिसीवर और जो कम्युनिकेटर होता है उसके द्वारा उसमें दोनों की समझ पाई जाती है। और इसी प्रकार से यह जो संप्रेषण है यह अपने आप में एक क्रिया भी होती है और एक प्रक्रिया भी होती है। क्रिया अर्थात कार्य करना और प्रक्रिया जिस एक निश्चित प्रक्रिया के तहत संप्रेषण किया जाता है उसको भी इसके अंतर्गत लिया जाता है। जो हर्बर्ट साइमन ने जो इसको एक बहुमुखी प्रक्रिया माना है, ये एक ऐसी बहुमुखी प्रक्रिया है जिसके तहत औपचारिक और अनौपचारिक सभी मार्गों का प्रयोग करते हुए संप्रेषण किया जाता है। क्योंकि जो संप्रेषण की क्रिया है उसमें विभिन्न माध्यम होते हैं, तो हर्बर्ट साइमन ने कहा कि जो संप्रेषण है उसमें अनौपचारिक और अनौपचारिक जो भी सभी मार्ग होते हैं उनका प्रयोग किया जाता है। तो इस प्रकार से यह है एक बहुमुखी प्रक्रिया के रूप में उन्होंने इसे स्वीकार किया है। इसी संप्रेषण को वीनर ने कहा कि चूंकि समाज में विघटन की प्रक्रिया पाई जाती है, अर्थात जो सामाजिक व्यवस्थाएं होती हैं उनमें जो विभिन्न कारण होते हैं उनके कारणों से एक विघटन की प्रक्रिया चलती रहती है, तो संचार एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा समाज में एकीकरण का कार्य किया जाता है। संप्रेषण के द्वारा जब लोगों में संवाद होता है, समाज में संवाद होता है, तो जो वो विघटन की प्रक्रिया है वह परिवर्तित होकर वह एक ऐसे स्वरूप में हमारे सामने आती है जहां पर कि वो एकीकरण का कार्य करती है। तो इस दृष्टिकोण से विभिन्न विद्वानों के द्वारा जो इसे परिभाषित किया गया है। जब संगठन में बात करते हैं कि जो संप्रेषण होता है वो बहुत महत्वपूर्ण होता है। किसी भी संगठन के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, उसके उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए जो संप्रेषण है वो महत्वपूर्ण स्थान रखता है, संचार महत्वपूर्ण स्थान रखता है। और इसी के माध्यम से अगर कहें तो बहुत कुछ सीमा तक संप्रेषण पर ही किसी संगठन की सफलता निर्भर करती है। अर्थात जिस प्रकार का संप्रेषण वहां पर होगा, संगठन की सफलता भी उसी के ऊपर निर्भर करती है। तो इन संदर्भों में जो लोक प्रशासन के विद्वान हैं उनके द्वारा संप्रेषण को भिन्न भिन्न प्रकार से संगठन में किस प्रकार से यह कार्य करता है उसको परिभाषित किया गया है। जैसे फिफ्नर ने जो संप्रेषण है उसे प्रबंध का हृदय कहा है, कि जो प्रबंध है वो जो कार्य करता है तो उसमें संपूर्ण जो संप्रेषण है वो महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करता है। इसी के साथ जो मिलेट ने इसे कहा, उन्होंने कहा कि संगठन की रक्त धारा की एक तरह से ये से जुड़ा हुआ है, उसी की तरह कार्य करता है, तो इसलिए यह महत्वपूर्ण हो जाता है।
जो चेस्टर बर्नार्ड हैं उनके द्वारा संगठन का केंद्रीय तत्व इसे माना गया है कि जहां पर संगठन के द्वारा जो उसमें विभिन्न तत्व कार्य करते हैं, विभिन्न कार्य उसके होते हैं, वहां पर संप्रेषण एक केंद्रीय तत्व के रूप में कार्य करता है। इसी के साथ साथ जो इसे बुशिंग और ह्यूमैन समर के द्वारा कहा गया कि अच्छे समन्वय का एकमात्र साधन जो वो समन्वय ही होता है। अगर संगठन में समन्वय बनाए रखना है तो उसके लिए जरूरी है कि वहां पर बेहतर संप्रेषण होना चाहिए, बेहतर व्यवस्था होनी चाहिए, जिससे कि जो उस संगठन के लक्ष्य हैं वह उस समन्वय के तहत, उस नियोजन के तहत उन लक्ष्यों को प्राप्त किया जा सके। तो इस प्रकार से जो ये विद्वान हैं, इन विद्वानों के द्वारा जो संप्रेषण है उसकी भूमिका को संगठन के स्तर पर भी स्वीकार किया गया है। यद्यपि दिन प्रतिदिन के कार्यों में तो संप्रेषण की प्रक्रिया अपनाई ही जाती है और निरंतर संप्रेषण होता रहता है, व्यक्तियों का दो व्यक्ति के बीच में, व्यक्ति का संगठन के साथ में, संगठनों का संगठनों के बीच में, व्यक्तियों का व्यक्तियों के साथ में, और इवन संप्रेषण की जो प्रक्रिया है वह उस पशु समाज में भी पाई जाती है जिनकी कोई अपनी विशेष भाषा नहीं होती, परंतु जो उनके अपनी एक प्रक्रिया है जिसके तहत वो अपने भावों के द्वारा, अपनी आवाजों के द्वारा, अपने जो बॉडी लैंग्वेज है उसके द्वारा, जो वो उन भाव भंगिमाओं के द्वारा जो प्रदर्शन करते हैं उस वो उनके समझ है, जिसमें कि वो अपनी बात जो कहना चाहते हैं उसके माध्यम से एक दूसरे तक पहुंचाते हैं और उसकी वो समझ भी हस्तांतरित होती है। जब व्यक्तिगत स्तर पर या व्यक्तिगत जीवन में या सार्वजनिक जीवन की जब हम बात करते हैं तो संप्रेषण की जो भूमिका है वो बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि संप्रेषण निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। यह प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है, इसलिए ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। जो संप्रेषण की व्यवस्था है उस व्यवस्था के तहत जो तीन प्रमुख तत्व हैं वो प्रमुख रूप से कार्य करते हैं, जिसमें पहला होता है कि संप्रेषण की विषय सामग्री क्या है, अर्थात जो जिस विषय वस्तु का संप्रेषण किया जाना है वो विषय सामग्री महत्वपूर्ण होती है, कि अर्थात वो जो सूचनाएं हैं, वो विचार हैं, आंकड़े हैं या जिस भी तरीके की सूचना है उसको जब संप्रेषित किया जाएगा तो वो सूचना बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है, जो कि उसकी विषय सामग्री होती है। इसी में जो दूसरा महत्वपूर्ण तत्व होता है वह है संचार की विधि, कि जो सूचना है अब उसका आदान प्रदान किन माध्यमों से किया जाएगा, क्योंकि माध्यम बहुत सारे हो सकते हैं, माध्यम लिखकर भी हो सकता है, बोलकर भी हो सकता है और इसी के साथ वो संकेतों के द्वारा भी हो सकता है। तो इस प्रकार से जो संप्रेषण है उसका माध्यम उस विशेष सूचना के लिए किसको अपनाया जाएगा, क्योंकि ये निर्भर करता है कि जो सूचना है उसके लिए किस प्रकार के जो विधि है उसकी आवश्यकता है, तो उसके तहत उसका चयन किया जाता है। इसी के साथ साथ जो संचार प्रक्रिया होती है वो संचार प्रक्रिया महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि संचार प्रक्रिया के तहत ही सूचनाओं का आदान प्रदान सुनिश्चित किया जाता है। सूचना प्रक्रिया को जितने प्रभावी ढंग से या जिन स्रोतों के साथ में हस्तांतरित किया जाएगा तो वो महत्वपूर्ण हो जाती है। तो इसलिए जो सूचना है उसका हस्तांतरण वो किस प्रक्रिया के तहत होगा वो महत्वपूर्ण होती है। तो ये जो संप्रेषण की प्रक्रिया है, जो संचार की प्रक्रिया है, इसमें जो प्रमुख बिंदु काम करते हैं, जो प्रमुख तत्व समाहित होते हैं, सबसे पहला होता है उसमें कि प्रेषक कौन है। प्रेषक जिसके द्वारा की सूचनाओं को आदान प्रदान किया जाना है, हस्तांतरित किया जाना है, उसकी भूमिका महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि प्रेषक ही वह महत्वपूर्ण अंग तत्व है जिसके द्वारा उस सूचनाओं का आदान प्रदान किया जाएगा। जबकि जो इसका दूसरा महत्वपूर्ण तत्व होता है वह है कि उसके माध्यम से संकेतीकरण के माध्यम से किस तरीके से सूचनाओं को पहुंचाया जाएगा, अर्थात किस तरीके से उसकी कोडिंग की जाएगी, वो कोडिंग किस भाषा में होगी, किस लिपि में होगी, कौन से शब्दों का उसमें प्रयोग किया जाएगा और शब्दों के साथ साथ किस प्रकार से उसमें संकेतों का भी प्रयोग किया जाएगा। क्योंकि अगर हम बात करें वर्तमान समय में
तो जो कंप्यूटर को और इसके माध्यम से जो तकनीकों का प्रयोग हो रहा है, उस तकनीकों के माध्यम से वर्तमान में कंप्यूटर की सहायता से, मोबाइल की सहायता से अब शब्दों के साथ साथ इस तरीके के संकेतों का प्रयोग भी किया जाता है, जहां पर कि बहुत कम सिंबल के माध्यम से जो सूचना है, जो विचार है, उसको संप्रेषित कर दिया जाता है। वो जो है रिसीवर के द्वारा उसको डिकोड कर लिया जाता है। तो यहाँ पर यह महत्वपूर्ण होता है कि किस प्रकार से वो जो संकेतीकरण है उसके माध्यम से सूचना को भेजा जाता है। संदेश, अब मैसेज क्या है, क्योंकि आखिर किस चीज का आदान प्रदान किया जाना है, तो वो है संदेश। वो संदेश महत्वपूर्ण होता है। जो संदेश है, विचार है, आंकड़े हैं, सूचनाएं हैं, कि वो क्या है जिसको कि संप्रेषित किया जाएगा। तो यहाँ पर ये सूचनाएं महत्वपूर्ण होती हैं, ये आंकड़े महत्वपूर्ण होते हैं, जिनको कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर संप्रेषित किया जाता है। अब माध्यम कौन सा अपनाया जाएगा, क्योंकि जैसे माध्यम बहुत सारे हैं उसके लिए। लिखित अगर उपयुक्त है तो लिखित के माध्यम से, मौखिक है मौखिक, और अगर इसी के साथ लिखित और मौखिक दोनों का उपयोग है तो भी, और यदि मौखिक केवल है या ऑडियो या वीडियो, या दोनों का समावेश हो सकता है, तो इसके माध्यम से जो सूचनाओं का संप्रेषित करने के लिए जिस माध्यम का चयन किया जाएगा वो भी महत्वपूर्ण होता है। ये निर्भर करता है कि संदेश किस प्रकार का है और संदेश को रिसीव करने वाला कौन है, यह इस बात पर निर्भर करता है। इसी के साथ साथ जो संकेतों के माध्यम से, जो कोडिंग के माध्यम से सूचनाओं को भेजा जाता है, जो आदान प्रदान किया जाता है, यहाँ पर अब जो नेक्स्ट स्टेप होता है वो होता है जो संकेतार्थीकरण होता है, अर्थात संकेतों का अर्थ के माध्यम से समझना। जिन शब्दों का, जिस भाषा का, जिन कोड का, जिन सिंबल्स का प्रयोग कम्युनिकेटर के द्वारा किया गया है, प्रेषक के द्वारा किया गया है, अब ये निर्भर करता है कि जो रिसीवर है उसके द्वारा किस प्रकार से उसको डिकोड किया जाता है, उसका विश्लेषण किया जाता है, उसको ग्रहण किया जाता है। तो यहाँ पर यह महत्वपूर्ण हो जाता है। और जो अंतिम इसका महत्वपूर्ण चरण होता है वह है उसकी प्रतिपुष्टि या फीडबैक, अर्थात जो प्रेषक के द्वारा जिस मैसेज को आदान प्रदान किया गया है, ट्रांसफर किया गया है, जिन माध्यमों का प्रयोग किया गया है, कि क्या रिसीवर के द्वारा उसको उसी रूप में ग्रहण किया गया है या उसके स्वरूप में परिवर्तित हुआ है, इसको फीडबैक के माध्यम से समझा जा सकता है। क्योंकि जब जो संप्रेषण है आमने सामने का है, मौखिक है, आमने सामने का है, तो वहां पर तो निश्चित रूप से जो प्रेषक होता है उसके लिए यह सुलभ हो जाता है जान पाना कि कितना उसको रिसीव किया गया है। परंतु जहां पर स्थिति परिवर्तित होती है, जहां पर यह लिखित माध्यमों से या अन्य माध्यमों से इसे प्रयोग में लाया जाता है, तो वहां पर फीडबैक को जानना निश्चित रूप से महत्वपूर्ण हो जाता है, जिससे कि उस प्रक्रिया को सुनिश्चित किया जा सके जिस प्रक्रिया के तहत इसको किया गया है, जिन लक्ष्यों को निर्धारित करते हुए इस संप्रेषण की प्रक्रिया को अपनाया गया है। तो ऐसे परिस्थितियों में जो संप्रेषण की प्रक्रिया होती है वो महत्वपूर्ण हो जाती है। ये जो संप्रेषण की प्रक्रिया है इसके लिए कौन कौन से माध्यमों का प्रयोग किया जाए यह भी महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि संप्रेषण में जो साधन है वो बहुत महत्वपूर्ण है कि जो मैसेज है, जो प्रेषक है, जो रिसीवर है, उसके हिसाब से किस प्रकार का मैसेज सही रहेगा। क्योंकि जो मैसेज भेजने के माध्यम में, जैसे प्रथम हम कहें सबसे जो सरल होता है वो होता है कि भाई श्रव्य मेथड, सुनकर एक दिन ने मैसेज को सुना, उसने जो उसमें सूचनाएं थी उनको ग्रहण किया। दूसरा है देखकर, कि जहां पर देखने के माध्यम से सूचनाओं को ग्रहण किया जाता है, जिस प्रकार से बड़े असेंबली होती हैं उनके माध्यम से।
वहां पे उनको देखकर वो जो ग्रहण करते हैं वो उसकी एक प्रक्रिया है। कहीं पर इसके दोनों का एक कॉम्बिनेशन पाया जाता है जिसे हम दृश्य श्रव्य कहते हैं, जो वर्तमान समय में बहुत पॉपुलर है और अधिकतर यही प्रक्रिया के तहत, इस प्रक्रिया का संचार की प्रक्रिया के तहत इसको अपनाया जाता है, जिसमें दृश्य और श्रव्य दोनों का कॉम्बिनेशन होता है और उसमें जो रिसीवर होता है उसके लिए न केवल कंटेंट आसानी से ग्रहण करना सुलभ हो पाता है, बल्कि प्रेषक के लिए भी सूचनाओं को पहुंचाना सरल हो जाता है। दूसरा है प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष रूप में जहां पर कि जो रिसीवर होता है, जिस प्रकार से बड़ी बड़ी रैलियां होती हैं, सम्मेलन होते हैं, उनमें जो रिसीवर होता है वो प्रत्यक्ष रूप से उस माध्यम से जो संप्रेषण है उसको ग्रहण करता है। और अप्रत्यक्ष इसका माध्यम क्या होता है, जब अलिखित रूप से, अलिखित माध्यम से सूचना को संप्रेषित किया जाता है तो वह उसका अप्रत्यक्ष माध्यम होता है, जहां पर कि जो प्रेषक है वो जो सामने नहीं होता, समक्ष नहीं होता, बल्कि उसके द्वारा सूचना को भेजा जाता है। उस सूचना के आधार पर ही जो रिसीवर होता है वो उसको ग्रहण करता है। तो ये जो साधन है ये लिखित रूप से पाया जाता है। और अगर हम सामाजिक परिप्रेक्ष्य की बात करें तो समाज में जो भी संप्रेषण के माध्यम है उनका कहीं ना कहीं किसी प्रकार से प्रयोग किया जाता है। बेहतर होने की स्थिति में यद्यपि सब अपनी अपनी विशेषताएं रखते हैं, अपने अपने गुण रखते हैं, लेकिन वर्तमान में सभी का कॉम्बिनेशन या सभी समय पर सभी प्रकार की प्रणालियों का प्रयोग इसमें किया जाता रहा है। इसलिए इन माध्यमों का प्रयोग संप्रेषण के लिए निरंतर किया जाता है। संप्रेषण के लिए जो प्रक्रिया अपनाई जाती है उसमें जो संदेश भेजा जाता है उनके माध्यम क्या हो, क्या कौन से ऐसे प्रकार हो जिनके माध्यम से सूचना को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाया जा सके, उसको सुनिश्चित किया जा सके। तो इसमें जो विभिन्न विद्वानों के मत हैं उनके आधार पर इसको 3 भागों में कैटेगराइज किया जाता है। अगर हम प्रथम की बात करें तो जो प्रथम है वह है मौखिक और लिखित रूप में। मौखिक जो संप्रेषण होता है, मौखिक संप्रेषण में प्रेषक और रिसीवर, प्राप्तकर्ता दोनों आमने सामने होते हैं, अर्थात इसमें जो प्रेषक के द्वारा सूचना का संप्रेषण किया जाता है वो सामने होता है और जो रिसीवर होता है दोनों फेस टू फेस होते हैं। यह एक पर्सनल अप्रोच होती है और इस पर्सनल अप्रोच के तहत दोनों संवाद करते हैं, संप्रेषण होता है और इसी के साथ साथ समझ की भी हस्तांतरण होता है। तो यह जो प्रक्रिया है, जो संप्रेषण की मौखिक प्रक्रिया है, यह इसलिए महत्वपूर्ण हो जाती है कि इसके में जो संप्रेषण में स्पष्टता बहुत होती है, कहीं भी कोई क्लिष्टता नहीं है। अगर कहीं पर कोई स्पष्टता का अभाव है तो तुरंत उसको पूछ लिया जाता है, उसे दोबारा दोहरा लिया जाता है, तो इसमें स्पष्टता बहुत होती है। इसी के साथ साथ इसमें जो और महत्वपूर्ण चीज है कि क्लैरिटी है। इसी के साथ साथ इसमें जो है वो जो भावों का संप्रेषण है वो व्यक्तिगत टच लिए हुए होता है कि व्यक्ति उससे स्वयं को जुड़ा हुआ पाता है, क्योंकि इस प्रकार की व्यवस्था में व्यक्ति जुड़ा हुआ है, एक दूसरे के आमने सामने है, तो उसको वह गंभीरता से लेता है। समय की बचत होती है, क्योंकि जब मौखिक है तो निश्चित रूप से दोनों ही आमने सामने हैं, तो किसी प्रकार के समय का व्यय नहीं है, धन का भी व्यय नहीं है, क्योंकि किसी माध्यम का प्रयोग नहीं किया जा रहा है, मौखिक रूप से संप्रेषण हो रहा है, तो कोई धन का व्यय नहीं है। तो इस प्रकार से यह जो व्यवस्था है ये इसलिए अधिक सारगर्भित हो जाती है या महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि इस प्रकार के संप्रेषण की प्रक्रिया में जो प्रेषक और प्राप्तकर्ता है दोनों आमने सामने होते हैं और जो समझ को हस्तांतरित करने की बात है वो इसमें सरलता से हो जाती है, क्योंकि दोनों की आमने सामने होने के कारण कहीं भी अस्पष्टता की स्थिति में उसे तुरंत ही स्पष्ट कर दिया जाता है। दूसरा इसी का जो है वह है इसमें लिखित, कि जहां पर मौखिक में आमने सामने होकर मौखिक रूप से बातचीत करके संप्रेषण होता है, लिखित में
जो एक निश्चित प्रक्रिया के तहत ही संप्रेषण किया जाता है। जो भी संगठन की या जो व्यक्तियों के मध्य जो एक निश्चित प्रक्रिया होती है, उस निश्चित प्रक्रिया के तहत ही उसका संप्रेषण किया जाता है और उस संप्रेषण में जो लिखित प्रक्रिया है उसको अपनाया जाता है। क्योंकि जहां पर जो मौखिक प्रक्रिया है उसमें निश्चितता होती है, स्पष्टता होती है, वहीं जो लिखित संप्रेषण होता है उसमें यह महत्वपूर्ण हो जाता है कि वहां पर जो चीज है, उत्तरदायित्व है, अधिकार है, जिम्मेदारियां हैं, उसी के साथ साथ अगर हम कहें कि जो भी नियम है उनको स्पष्टता के साथ निर्धारित कर दिया जाता है, निश्चित कर दिया जाता है। तो ऐसी स्थिति में यह महत्वपूर्ण हो जाता है कि यहाँ पर किसी भी प्रकार के संघर्ष की, तनाव की, आपसी जो मनमुटाव होता है उसकी स्थिति नहीं होती, क्योंकि हर चीज बिल्कुल क्लियर कट होती है, स्पष्ट होती है। और अगर कभी आवश्यकता होती है उसे दोहराने की, तो जो लिखित संप्रेषण होता है उसको देख लिया जाता है और उससे चीजें स्पष्ट हो जाती हैं। तो इसके तहत जो लिखित प्रक्रिया है उसके भी अपनी ही विशेषताएं होती हैं, परंतु लिखित होने के कारण जहां इसमें समय अधिक लगता है, वहीं उसके साथ साथ इसमें स्पष्ट होने में भी विषयों को समय लगता है, धन का भी व्यय होता है। और इसमें जो समय है वो है जहां प्रबंधकों का मौखिक रूप से बात कहकर समाप्त हो जाता है, वहां उसे लिखने की प्रक्रिया के तहत यह एक लंबी प्रक्रिया मानी जाती है। परंतु जो संगठन होते हैं, विशेषकर उन संगठनों में लिखित प्रक्रिया को भी अपनाया जाता है। केवल मौखिक प्रक्रिया ही पूर्ण नहीं होती, बल्कि मौखिक के साथ लिखित प्रक्रिया को भी अपनाया जाता है। इसी प्रकार से है औपचारिक और अनौपचारिक। औपचारिक संप्रेषण वह प्रक्रिया है जिसमें कि व्यक्तियों के मध्य या संगठन के अंदर जो संप्रेषण होता है वह औपचारिक रूप से होता है। उस संगठन के उस जो उनका समूह होता है उसके जो निश्चित नियम होते हैं उस प्रक्रिया के तहत ही संप्रेषण किया जाता है। अगर संगठन में हम बात करें और विशेषकर सार्वजनिक संगठनों की हम बात करें जहां पर कि पद सोपान की व्यवस्था को अपनाया जाता है, पद सोपान की व्यवस्था में यह महत्वपूर्ण हो जाता है कि उस पद सोपान की व्यवस्था के तहत एक प्रक्रिया के तहत ही सूचनाओं का संप्रेषण किया जाता है। उस निश्चित प्रक्रिया को अपनाने के पश्चात ही किसी निर्णय एवं निष्कर्ष पर पहुंचा जाता है और उसके पश्चात ही निर्णय लिए जाते हैं। तो ये जो औपचारिक संगठन है ये विशेष रूप से उन बड़े संगठनों में इस प्रक्रिया को अपनाया जाता है जहां पर के कार्य की प्रकृति भिन्न प्रकार की होती है, अधिक कार्मिक होते हैं, उसके लक्ष्य भिन्न भिन्न होते हैं, बड़े उद्देश्य होते हैं। तो उनको व्यवहारिक रूप में किसी प्रकार की कोई कठिनाई न हो, कोई ये अव्यवहारिक प्रक्रिया ना हो, इसलिए उसको दृष्टिगत रखते हुए ही इस प्रकार की प्रक्रिया को अपनाया जाता है जिसमें औपचारिकता होती है। परंतु इसी के साथ साथ इसका अनौपचारिक स्वरूप भी पाया जाता है। तो यह अनौपचारिक स्वरूप वह है जहां पर कि व्यक्ति कि जो समूह है आपस में बैठकर संगठन में अगर हम बात करें तो बड़े स्तर पर जहां पर खाली समय में जो कार्यालयी मुद्दे होते हैं, कार्यालयी विषय होते हैं, समस्याएं होती हैं, उनको अनऑफिशियली बैठकर डिस्कस किया जाता है। ये चाय के समय पर भी हो सकता है, मध्याह्न भोजन के समय में भी हो सकता है, या जब एक समूह के रूप में बैठे हुए हो तो यह प्रक्रिया उस समय पर भी हो सकती है। इस प्रक्रिया के लिए किसी निश्चित समय की आवश्यकता नहीं होती, निश्चित प्रक्रिया की आवश्यकता नहीं होती है। तो यह प्रक्रिया इस रूप में थोड़ा फ्लेक्सिबल होती है, लचीली होती है, क्योंकि ये जो लचीली प्रक्रिया है इस प्रक्रिया को कहीं भी बैठकर संपादित किया जा सकता है और इसमें यह जरूरी नहीं होता कि उस कार्य विशेष से जो जुड़े हुए लोग हैं, जिनके अधिकार एवं उत्तरदायित्व निर्धारित किए गए हैं, केवल वही लोग सम्मिलित होंगे, ऐसा नहीं, बल्कि अगर उस समय पर उस दूसरे विभागों से और दूसरे क्षेत्रों से जुड़े हुए लोग भी हैं, वो भी अनौपचारिक रूप से इस प्रक्रिया के तहत प्रतिभाग कर सकते हैं और उसमें अपनी जो उनकी समझ है, जो उनकी जानकारी है, उसको शेयर कर सकते हैं। तो इस प्रकार से जो अनौपचारिक है और औपचारिक है, दोनों ही प्रकार की संप्रेषण की प्रक्रियाओं को व्यक्तिगत या संगठन के स्तर पर अपनाया जाता है।
इसी के साथ जो एक और महत्वपूर्ण होती है जिसके माध्यम से संगठन में संप्रेषण किया जाता है, उसमें जैसे है कि जहां पर जो संगठन है उसमें ये डाउनवर्ड होता है, अपवर्ड होता है, जिसे हम कहते हैं कि अधोगामी है, ऊर्ध्वगामी है। इसी के साथ हॉरिजॉन्टल भी होता है, क्रॉस कम्युनिकेशन भी होता है, जिसे हम क्षैतिज और तिर्यक कम्युनिकेशन कहते हैं। अर्थात जो संगठन है उसमें जो कार्य किया जाता है, संगठन में अगर बड़े हैं उस तरीके के, यदि व्यक्तिगत स्तर की भी हम बात करें, या छोटे जो समूह बना लिए जाते हैं उनमें जब संप्रेषण होता है, जब संगठन में ऊपर से नीचे की तरफ जो प्रक्रिया को अपनाया जाता है, जिसे हम डाउनवर्ड प्रक्रिया कहते हैं, इस संचार की प्रक्रिया में जो शीर्ष अधिकारी होते हैं उनके द्वारा जो सूचनाओं का संप्रेषण निचले स्तर पर किया जाता है, उसको हम डाउनवर्ड प्रक्रिया, संचार प्रक्रिया कहते हैं। जो अपवर्ड प्रक्रिया होती है, उस प्रक्रिया के तहत जो सूचनाओं का संप्रेषण किया जाता है वो निचले स्तर से ऊपर की तरफ सूचनाओं का संप्रेषण किया जाता है। इसमें जो सूचनाएं हैं वो निचले स्तर से ऊपर की तरफ जाती हैं। जो क्षैतिज हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन होता है, उस प्रक्रिया के तहत जो सूचनाओं का संप्रेषण किया जाता है, जो समान स्तर के अधिकारी होते हैं, कार्मिक होते हैं, उनके मध्य जब संप्रेषण की प्रक्रिया को अपनाया जाता है तो उसे क्षैतिज संचार प्रक्रिया के नाम से हम जानते हैं। इसी प्रकार जो क्रॉस कम्युनिकेशन होता है, तिर्यक संचार प्रणाली होती है, उसके तहत जो संगठन में लोगों के मध्य संवाद होता है, संप्रेषण होता है, उसको क्रॉस कम्युनिकेशन के नाम से जाना जाता है। तो यह जो संचार के विभिन्न प्रकार हैं, इन प्रकारों के तहत ही संप्रेषण की प्रक्रिया को पूरा किया जाता है, या दूसरे शब्दों में हम कहें तो संचार की इस प्रक्रिया के तहत ही संप्रेषण किया जाता है। संप्रेषण किस प्रकार को से यह बेहतर हो सकता है, क्योंकि किसी भी संगठन का या व्यक्तिगत स्तरों की भी हम बात करें, वह जो उसका संगठन का लक्ष्य है उसको जब प्राप्त करने की बात आती है तो उसमें संप्रेषण की क्या व्यवस्था है वो इसके ऊपर निर्भर करता है। कि जैसा कि विद्वानों ने कहा है कि जो समन्वय की एक प्रक्रिया है उसके माध्यम से इसको बेहतर बनाया जाता है, या संप्रेषण उसमें एक सहायक होता है कि जिसके माध्यम से संप्रेषण किया जाता है। तो इस प्रकार से यदि हम बात करें तो यह महत्वपूर्ण हो जाता है कि यहाँ पर के जो संप्रेषण की प्रक्रिया है वो कितनी महत्वपूर्ण है। अब ये संप्रेषण कैसे स्पष्ट हो, कैसे प्रभावशाली हो, यह भी एक प्रश्न रहा है। इस प्रश्न के लिए जरूरी है कि उन सारे विषयों पर, उन सारे बिंदुओं पर चर्चा की जाए जो कि संप्रेषण की प्रक्रिया के तहत जिनको अपनाया जाता है, या उसमें क्या क्या चीजों का समावेश होना चाहिए जिससे कि जो संप्रेषण है वो और अधिक प्रभावशाली हो सके। पहली चीज है उसमें स्पष्टता होनी चाहिए। जब कम्युनिकेशन हो रहा हो तो वह स्पष्ट हो, चाहे वह मौखिक कम्युनिकेशन हो चाहे लिखित कम्युनिकेशन हो। मौखिक है तो आमने सामने जिस प्रकार की भाषा का प्रयोग किया जाए वो बिल्कुल स्पष्ट होनी चाहिए। अर्थात जब एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के साथ या व्यक्तियों के समूह के साथ वह संप्रेषण करे तो उस संप्रेषण के तहत उसे उसमें बिल्कुल स्पष्टता हो। अर्थात जो प्रेषक है, कम्युनिकेटर है, उसे अपने जो उसका मैसेज है उसके कन्वे करने का तरीका उस प्रकार से अपनाया जाए जिससे कि वह सामने वाले तक आसानी के साथ पहुंच सके। इसी के साथ साथ जो भाषा है उसकी जो स्पष्टता है वह होनी चाहिए, क्योंकि अगर एक व्यक्ति जिसको कि उस भाषा का कमांड नहीं है या वो उस भाषा को नहीं समझता है, उसके लिए उस भाषा में संवाद करना निश्चित रूप से कठिन हो जाता है। इसलिए ये जरूरी है कि जो भाषा है उस भाषा का प्रयोग किया जाए जिससे कि वो आसानी से समझ आ सके, या हम उसे कहें बोधगम्य भाषा होनी चाहिए। वो बोधगम्यता लिए हुए हो जिसमें स्पष्टता हो, जहां पर कि दोनों कम्युनिकेटर और रिसीवर दोनों उसको बेहतर तरीके से समझ सके, उसका विश्लेषण कर सके और उसका जो समझ है, क्योंकि साझा उद्देश्यों के लिए साझा समझ है तो इस लक्ष्य को तभी प्राप्त किया जा सकता है जबकि उसकी भाषा जो है वो बोधगम्य हो।
और जो संप्रेषण है उसमें यह प्रयास होना चाहिए कि वो टू वे होना चाहिए, द्विमार्गी होना चाहिए। क्योंकि सामान्यतया ये संप्रेषण में देखा जाता है कि अगर संप्रेषण वन वे है या एक ही व्यक्ति निरंतर संप्रेषण करता रहता है, तो दूसरा व्यक्ति या समूह जब वो पैसिव फॉर्म में आ जाता है, तो जो उसका रिसीव करने की कैपेसिटी है वो उसमें उसका इंटरेस्ट कम होने लगता है। तो अगर संप्रेषण को प्रभावी बनाना है, जो समझ है, साझेदारी है, उसको समझ है, उसको संप्रेषित करना है, तो उसमें ये टू वे होना चाहिए। अर्थात जहां पर प्रेषक और रिसीवर दोनों ही एक्टिव मोड में हो, दोनों ही के बीच में संप्रेषण हो। जब दोनों के मध्य संप्रेषण होगा तो निश्चित रूप से जो उसकी प्रभावशीलता है वो और अधिक बनकर आएगी, वो और अधिक प्रभावी होगा। उसमें जो सुनने वाला है वो केवल एक पैसिव मोड में ना रहकर वो भी एक्टिव रहेगा। जब वो एक्टिव हो जाएगा तो निश्चित रूप से जो संप्रेषण की प्रक्रिया है वो और अधिक प्रभावी हो जाएगी। इसी के साथ साथ संप्रेषण के लिए ये भी जरूरी है कि वो समय पर एक किया जाए, क्योंकि अगर बिना समय किसी कार्य को किया जाएगा या उसका उपयुक्त समय नहीं होगा तो उसका उपयुक्त परिणाम भी नहीं मिलेगा। इसलिए इसको भी दृष्टिगत रखा जाना चाहिए कि जो समय व परिस्थितियां हैं उनको दृष्टिगत रखते हुए ही संप्रेषण किया जाए, जिससे कि संप्रेषण की प्रभावशीलता तो बने ही रहे, परंतु उसके साथ साथ जो उसका परिणाम है वह भी सकारात्मक रूप से सामने आ सके। क्योंकि अंतर्गत का जो लक्ष्य है वह है कि सूचनाओं को, विचारों को आदान प्रदान करना, साझा जो समझ है उसको हस्तांतरित करना, तो वह तभी संभव हो सकती है जब समय और परिस्थितियों को भी ध्यान में रखा जाए। जो महत्वपूर्ण होता है इस संबंध में वह है उचित माध्यमों का चयन। जैसा कि अभी हमने देखा कि संप्रेषण के लिए बहुत सारे माध्यम हैं, जिसमें दृश्य माध्यम भी है, श्रव्य माध्यम भी है, दृश्य और श्रव्य दोनों का एक साथ प्रयोग भी है, प्रत्यक्ष साधन भी है और अप्रत्यक्ष माध्यम भी है। तो अब ये माध्यम का चयन किस प्रकार से किया जाए यह महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि जहां पर बात आती है कि मैसेज क्या है, कौन सा मैसेज कन्वे किया जाना है, किस मैसेज को आदान प्रदान किया जाना है, किन सूचनाओं को, किन विचारों को, किन आंकड़ों को जो संप्रेषित किया जाना है, तो उसके संदर्भ में ही उस माध्यम का चयन किया जाए। इसी के साथ साथ जो प्राप्त करता है वह प्राप्तकर्ता किस दृष्टिकोण से उसे रिसीव करता है, वह उस विषय के संबंध में कितनी समझ रखता है, यह भी महत्वपूर्ण हो जाता है। इसलिए जब भी माध्यम का चयन किया जाए तो विषय को तो दृष्टिगत रखा ही जाए, परंतु उसके साथ साथ जो प्राप्त करता है उसके स्तर का, उसकी जो भाषा है उसको को ध्यान में रखते हुए, उसके समझने के स्तर को ध्यान में रखते हुए, उस समूह विशेष को ध्यान में रखते हुए कि किस समूह विशेष के लिए सूचनाएं भेजी जा रही है, व्यक्ति विशेष को ध्यान में रखते हुए ही सूचना के माध्यम का चयन किया जाना चाहिए। क्योंकि ये निर्भर करता है जो प्रेषक होता है, जो कम्युनिकेटर होता है, उसके द्वारा किस प्रकार से उन सुमाध्यमों का चयन किया गया है। क्योंकि मैसेज उनके पास है, अब उस मैसेज को कन्वे करने का जो माध्यम होता है वो महत्वपूर्ण हो जाता है। इसलिए जब भी सूचनाओं का आदान प्रदान हो, संप्रेषण हो, तो उसमें माध्यम महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करते हैं। तो इन संदर्भों में जो इनकी भूमिका होती है, माध्यमों की भूमिका होती है, वो महत्वपूर्ण होती है। तो यदि कुल मिलाकर हम संप्रेषण का की जो प्रक्रिया है उसमें जहां उसकी प्रक्रिया महत्वपूर्ण होती है तो उसके तत्व भी उतने ही महत्वपूर्ण होते हैं। जिस प्रक्रिया का पालन किया जाता है उस प्रक्रिया में सभी तत्वों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। प्रेषक की भूमिका भी महत्वपूर्ण है। जिस माध्यम से, संकेतों के माध्यम से भेजा जा रहा है वो संकेतीकरण भी उतने ही महत्वपूर्ण है। इसी के साथ माध्यम भी महत्वपूर्ण है और उसी के साथ जो डिकोडिंग है वह डिकोडिंग जो प्राप्तकर्ता के द्वारा जिसे किया जाता है वो भी उतनी ही महत्वपूर्ण होती है। और फीडबैक की प्रक्रिया इसलिए महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि इसके माध्यम से जो सूचना करता होता है, कम्युनिकेटर होता है, उसके द्वारा इस बात की जानकारी, इस बात का
परिणाम उसके सामने आ जाता है कि जिस सूचनाओं का, जिन विचारों का संप्रेषण उसके द्वारा किया गया था, क्या उन्हीं संदर्भों में जो रिसीवर है उसके द्वारा ग्रहण किया गया है, उसी के साथ में उसे ग्रहण किया गया है। तो यह फीडबैक न केवल वर्तमान संदर्भों में महत्वपूर्ण हो जाता है, बल्कि भविष्य में भी जब कम्युनिकेटर के द्वारा उस संप्रेषण की प्रक्रिया को अपनाया जाता है तो वहां पर भी यह उतना ही महत्वपूर्ण हो जाता है। इसी प्रकार से जो संप्रेषण है उसमें प्रत्येक प्रकार का, चाहे वो लिखित है या अलिखित है, मौखिक या लिखित है, औपचारिक है अनौपचारिक है, या वो डाउनवर्ड है, अपवर्ड है, हॉरिजॉन्टल है, क्रॉस कम्युनिकेशन है, सभी प्रक्रियाओं का या सभी प्रकारों का एक समावेश होता है। कोई किसी भी प्रकार को उसके गुणों के आधार पर ये कह देना कि यह ही केवल एक मार्ग, एक मात्र बेहतर रास्ता है, यह संभव नहीं है, क्योंकि जो संप्रेषण होता है उसमें सभी प्रकार के जो संप्रेषण है उसका प्रयोग किया जाता है, उनका एक कॉम्बिनेशन बनता है। कहीं पर औपचारिक है तो उसके साथ अनौपचारिक भी होगा, लिखित है तो मौखिक भी होगा, उसी के साथ तो जो विभाग में जो कम्युनिकेशन है वो भी चारों तरफ का होता है। तो इस प्रकार से जो प्रक्रिया होती है वो वह चाहे व्यक्तिगत स्तर पर हो या छोटे समूहों में हो या बड़े संगठन के रूप में हो, संचार के सभी माध्यमों का प्रयोग उसमें किया जाता है। और अगर संप्रेषण की प्रक्रिया को और अधिक बेहतर बनाना है, सारगर्भित बनाना है, तो उसमें स्पष्टता की बात है, भाषा की बोधगम्यता की बात है, समय एवं परिस्थितियों की को दृष्टिगत रखना है, और उसी के साथ साथ उचित माध्यम का चयन भी महत्वपूर्ण हो जाता है, जिससे कि उस प्रक्रिया को सरल बनाना, सरलता पूर्वक जो सूचनाएं हैं उनका आदान प्रदान, समझ का हस्तांतरण वो सरलता के साथ हो सके, और जो लक्ष्य रखे गए हैं उसके पीछे उन लक्ष्यों को भी प्राप्त किया जा सके। इसी के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।